आज का हमारा टॉपिक है लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन टॉपिक से पहले लॉरेंज रूपांतरण समीकरण आता है। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में क्या होता है, जब कोई फ्रेम ये एस फ्रेम है और ये एच डैश फ्रेम है, जब कोई एच डैश फ्रेम एस के सापेक्ष वी वेग से गति करता है तो उसके अंदर उस फ्रेम एस और एच डैश से अगर हम किसी कण की स्थिति को नापें तो उसके मध्य संबंध बताने वाले निर्देशांकों के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो उसमें हमने जो देखा था उस गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की कुछ कमियां या कुछ सीमाएं दिखी थी, जिसको लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने सुधार किया था और एक नया रूपांतरण समीकरण दिया था जिसे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की सीमाओं को कमियों को दूर करने के लिए लॉरेंज रूपांतरण समीकरण आया। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या था? x डैश इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी। ये x क्या है? s फ्रेम से किसी कण के निर्देशांक हैं x, और x डैश क्या है? s डैश फ्रेम में किसी कण के निर्देशांक हैं x डैश। तो x डैश और x के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण यह भी है। दूसरा इसमें आता था y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t नहीं आता था। जैसे कि गैलीलियन रूपांतरण में t डैश इज इक्वल टू t आता था, इसमें ये नहीं आके t डैश इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, समझिए ना, ऐसा कुछ आता था। तो ये लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में क्या आता था? x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी आता था, y डैश इज इक्वल टू y आता था, z डैश इज इक्वल टू z आता था और t डैश इज इक्वल टू t आता था। किसमें? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में। मतलब दोनों फ्रेम में, चाहे आप s फ्रेम से देखो चाहे s डैश फ्रेम से देखो, समय वही रहता था, है ना। लेकिन अगर लॉरेंज रूपांतरण की बात करें तो लॉरेंज रूपांतरण में एक अलग से टर्म साथ में आ जाता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। गैलीलियन रूपांतरण में c आता था क्या? नहीं आता था। लॉरेंज रूपांतरण में c आता है। मतलब ये पता चला कि लॉरेंज रूपांतरण जो लगता है वो आपेक्षिकीय वेग से चलने वाले किसी फ्रेम में लगता है। आपेक्षिकीय वेग मतलब उसका वेग इतना ज्यादा है कि हम उसकी प्रकाश की चाल से तुलना कर सकते हैं। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये रटा जाना चाहिए कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण होते क्या हैं। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं चित्र में लंबाई में संकुचन। ये लंबाई में संकुचन क्या बता रहे हैं? मान लीजिए कोई ये S फ्रेम है, मान लीजिए एक फ्रेम S है, दूसरा फ्रेम S डैश फ्रेम है। S फ्रेम और एक छड़ यहाँ पर रखी हुई है। इस छड़ को जब मैं किसी स्थिर फ्रेम से देखूंगा तो इसकी लंबाई मुझे वास्तविक लंबाई दिखेगी, मतलब ये जितनी लंबाई का उतना ही दिखेगा। लेकिन अगर ये प्रकाश की चाल की तुलनीय चाल से एकदम भाग रहे तो इसकी लंबाई मुझे इतनी न दिखे, क्योंकि मैं स्थिर फ्रेम से देख रहा हूं किसी एकदम तेज चलने वाली छड़ को, तो इसकी लंबाई मुझे कम प्रतीत होगी। मतलब ये 1 मीटर न दिख के मुझे 90 सेंटीमीटर की दिख रही है। 1 मीटर न दिख के 90 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर न दिख के क्या दिख रही है? 90 सेंटीमीटर दिख रही है। तो ये जो हमको उसकी लंबाई कम प्रतीत हो रही है उसे ही कहते हैं लंबाई में संकुचन। अब हम सिद्ध करेंगे कि लंबाई में संकुचन होता क्यों है। तो ये चित्र में दो फ्रेम प्रदर्शित हैं, एक S फ्रेम है और दूसरा S डैश फ्रेम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि S फ्रेम में एक छड़ रखी हुई है। S फ्रेम में एक छड़ रखी हुई है जिसके सिरों के निर्देशांक क्या है? x1 और x2 है। किस फ्रेम से देख रहा हूं मैं? S फ्रेम से देख रहा हूं। S फ्रेम में एक छड़ है, लेकिन एक चीज याद रखना है, S फ्रेम स्थिर फ्रेम है। S फ्रेम स्थिर फ्रेम है, लेकिन उसमें जो छड़ रखी हुई है वो v वेग से x दिशा में गति कर रही है। ये स्थिर फ्रेम है और ये वाली छड़, अभी आपको ये वाला फ्रेम नहीं दिखना चाहिए। इस फ्रेम में ये वाली छड़ x दिशा में v वेग से गति कर रही है। अगर मैं यहां से इसके निर्देशांकों को देखूं तो मुझे दिखेगा पहला सिरा x1 पे है, दूसरा सिरा x2 पे है, तो मुझे इसके निर्देशांक दिखे। अब मैं बोलूंगी इसकी लंबाई कितनी होगी, तो x2 माइनस x1 होगी। तो मैंने लिखा है कि अच्छा, अब s डैश की बात करते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं ये छड़ भी v वेग से गति कर रही है s के सापेक्ष,
और ये वाला जो एच डैश फ्रेम है वो भी एस के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी v वेग से चल रहा है, ये भी छड़ भी v वेग से चल रही है। तो ऐसा बोल सकता हूं ये छड़ जो है इसमें विरामावस्था में होगी। भाई दो ट्रेनें एक ही स्पीड से चल रही है, दो ट्रेनें एक ही स्पीड से चल रही है, तो खिड़की से जो व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं तो उनको क्या लगेगा, वो भी स्थिर है, और इसको क्या लगेगा, वो भी स्थिर है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या महसूस करेंगे, वो विरामावस्था में है और उसको लगेगा कि मैं विरामावस्था में हूं। तो ये दोनों v वेग से चल रहे हैं, तो ये बोल सकता हूं कि एच डैश फ्रेम में ये वाली छड़ विरामावस्था में है। और जब मैं यहाँ O डैश पे खड़े होके इसके निर्देशांकों को देखता हूं तो मुझे दिखता है इसका निर्देशांक x1 डैश दिखता है और इसका निर्देशांक x2 डैश दिखता है। अब मैं देखता हूं, निकाल लेते हैं। फ्रेम एच डैश में किसी क्षण t डैश पर छड़ के सिरों के निर्देशांक x1 डैश और x2 डैश है। किससे देख रहा हूं मैं, s डैश से देख रहा हूं। तो छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी होगी, भाई मैं स्थिर फ्रेम से देख रहा हूं ना किसी छड़ को, मैं भी v वेग से चल रहा हूं, ये भी v वेग से चल रहा है, तो मेरे अंदर ये विरामावस्था में है, तो इसके निर्देशांक मुझे एग्जैक्ट दिखेंगे, तो इसकी लंबाई मुझे एग्जैक्ट दिखेगी। अगर ये 1 मीटर की है तो मुझे 1 मीटर ही दिखाई देगी। तो मैं मान के चल रहा हूं उसकी वास्तविक लंबाई L0 है, h2 डैश माइनस x1 डैश। अब मैं आ जाता हूं इस वाले फ्रेम पे, यहां से मैंने देख लिया, अब मैं आ जाता हूं यहां पे। अब मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो मुझे इसके निर्देशांक दिखते हैं, एस फ्रेम से मुझे इसके निर्देशांक दिखते हैं x1 और x2। अब चूंकि ये v वेग से चल रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी मैं चलती हुई छड़ को जब देख रहा हूं तो मुझे उसकी लंबाई कितनी दिख रही है, l दिख रही है, x2 माइनस x1 दिख रही है। अब मैं लॉरेंज रूपांतरण से मुझे पता है लॉरेंज रूपांतरण क्या बोलता है, ये लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है जो x डैश और x में संबंध बताते हैं। अब चूंकि मुझे पता है कि छड़ x दिशा में चल रही है तो मुझे y डैश और z डैश की जरूरत नहीं है। तो मुझे लॉरेंज रूपांतरण से पता है कि x डैश और x में ये संबंध होता है, तो मैं निकाल सकता हूं x1 डैश और x1 के बीच संबंध। x1 डैश बराबर 1 by अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर x1 माइनस vt, कुछ नहीं है 1 लगाना है दोनों में। दूसरा मुझे x2 डैश की भी जरूरत पड़ी ना, तो इसमें भी मैं लॉरेंज रूपांतरण लगा दिया, x2 डैश इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर x2 माइनस vt। यहां भी क्लियर हुआ। मुझे क्या निकालना है, मुझे x2 डैश माइनस x1 डैश निकालना है। तो मैं x2 डैश में से x1 डैश को माइनस कर दिया, तो x2 डैश माइनस x1 डैश, इसमें ये माइनस करोगे तो ये पूरा वाला टर्म कॉमन निकल जाएगा, 1 by अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। उसके बाद x2 माइनस vt, इसमें जब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x2 माइनस x1 है। कुछ नहीं है, मैंने इसमें से इसको घटाया है ताकि मेरा L0 निकल सके। तो मैं देखा कि x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर कितना आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि ये तो मैंने कहीं निकाला है, x2 डैश माइनस x1 डैश क्या था, ये स्थिर फ्रेम, दोनों एक वेग से चल रहे हैं, तो यहां से जो मुझे इसकी लंबाई दिखेगी ये भी v वेग से चल रहा है, ये एच डैश फ्रेम भी v वेग से चल रहा है, तो इसको जो लंबाई दिख रही है L0 वो वास्तविक लंबाई है, मतलब x2 डैश माइनस x1 डैश क्या है, वास्तविक लंबाई, तो ये L0 लिख दिए। उसके बाद हमने यहाँ बताया कि x2 माइनस x1 को मुझे क्या लिखना है, L लिखना है। आ गया x2 माइनस x1 को क्या लिखना है, मुझे L लिखना है। तो मैंने क्या किया, ये L0 लिखा, इसको L लिखा और बटे में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर लिखा। ठीक है, इसको तिर्यक गुणा में लिख सकते हो तुम लोग, L इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। ये मुझे संबंध पता चला। अब मुझे ये पता करना है कि स्थिर अवस्था में जो मैंने लंबाई नापी है और गतिशील अवस्था में जो लंबाई नाप रही है, तो गतिशील अवस्था में क्या उसकी लंबाई कम हो गई, क्या स्थिर फ्रेम में 1 मीटर दिख रहा था तो गति करते हुए भी मुझे क्या 1 मीटर दिख रहा है, ये चेक करना है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बहुत ही छोटी राशि होगी, सी का भाग है ना, लेकिन उतना भी ध्यान मत दे दीजिए। एक में से इसको घटाओ तो एक से कम राशि आएगी, एक से छोटी आएगी ना, एक से छोटे का मतलब 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम लोग को ये बोलूं कि ये वाली राशि 0 से कम है,
तो क्या L0 L से बड़ा होगा? ये वाली राशि 1 से कम है, तो क्या अब मुझे पता करना है L बड़ा है कि L0 बड़ा है, कैसे पता करूं? तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैं 0 से कम 1 से कम राशि मान लेता हूँ 0.1 को 10 में गुणा करता हूं तो मुझे 8 मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जब मैं 1 से कम राशि में किसी का गुणा करके कुछ प्राप्त करता हूं तो जिसका गुणा करते हैं वो बड़ा होता है इससे। ठीक है, तो यहां मुझे पता चला ये 1 से कम राशि है, इसको मैं इसमें गुणा कर रहा हूं तो ये प्राप्त हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है L0 बड़ा होगा और L छोटा होगा, तो L0 इज ग्रेटर देन L, मतलब L0 इज ग्रेटर देन L, मतलब L0 क्या है? L0 क्या है? स्थिर फ्रेम में नापी गई लंबाई। ये इसमें तो स्थिर है ना, एक समान वेग से चल रहे हैं, तो इसकी वास्तविक लंबाई L0 थी, एग्जैक्ट लंबाई। लेकिन गति करते हुए किसी स्थिर फ्रेम से मैं इसको देख रहा हूं, ये गति कर रहा है और इसको स्थिर फ्रेम से देख रहा हूं, तो मुझे इसकी लंबाई ना छोटी प्रतीत हो रही है। मतलब स्थिर अवस्था में वो 1 मीटर थी, लेकिन गतिशील अवस्था में देख रहा हूं उसको, अगर वो आपेक्षिकीय वेग से चल रही है तो वो मुझे ना थोड़ी छोटी प्रतीत हो रही है, 90 सेंटीमीटर प्रतीत हो रही है या फिर 80 सेंटीमीटर प्रतीत हो रही है। तो इसको कहते हैं लंबाई में संकुचन। जब किसी फ्रेम को हम स्थिर फ्रेम में देखते हैं तो एग्जैक्ट लंबाई बताती है, लेकिन अगर वो क्षण आपेक्षिकीय वेग से चल रही है और उसे मैं स्थिर अवस्था में देख रहा हूं तो मुझे प्रतीत होगी वो छोटी होती जा रही है। तो इसे कहते हैं लंबाई में संकुचन। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका वाय दिशा में देखें तो ये एक क्वेश्चन होता है कि लंबाई में संकुचन इधर हो रहा है, क्या इसकी चौड़ाई में भी संकुचन होगा? लंबाई में संकुचन हो रहा है, वो जाते 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 छोटी होते जा रही है, मुझे यहां से देख रहा हूं तो मुझे छोटी दिख रही है, लेकिन क्या उसके चौड़ाई में परिवर्तन होगा? चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लॉरेंज रूपांतरण बोलता है कि y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z। तो देखते हैं y का निकाल के दिखाता हूं। y इज इक्वल टू y ना, तो इस फ्रेम के लिए इसका मुझे y1 डैश दिखेगा, इस फ्रेम से, हाँ y1 डैश दिखेगा, इस फ्रेम से h डैश फ्रेम से इसका दूसरा सिरा y2 डैश दिखेगा। लेकिन अगर इस फ्रेम से देखूं h फ्रेम से तो इसका सिरा मुझे y1 दिखेगा और ये वाला सिरा मुझे y2 दिखेगा। तो मुझे जब y2 डैश माइनस y1 डैश निकालना है तो लॉरेंज तो बोलते हैं ना y2 डैश बराबर y2, y1 डैश इज इक्वल टू y1। तो इन दोनों का अंतर क्या है? L0 ना, और इन दोनों का अंतर L। तो इस स्थिति में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो वास्तविक लंबाई है वही गतिक लंबाई है। वैसे z का तुम लोग निकाल देना, तो ये क्या पता चला, छड़ जिस दिशा में गति करेगी ना उसी दिशा में लंबाई में संकुचन होगा, वह y और z में नहीं होगा। अगर वो छड़ y दिशा में गति कर रही है तो y दिशा में संकुचन होगा, x और z में संकुचन नहीं होगा। और z दिशा में गति कर रही है तो z दिशा में संकुचन होगा, y और x दिशा में नहीं होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में गति कर रही है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ लंबाई में संकुचन, जो कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का ही एक अनुप्रयोग या उसी का एक हिस्सा मान सकते हैं। इसके बाद आता है समय का विस्तार। जैसे लंबाई छोटी प्रतीत होती है, घड़ी सुस्त प्रतीत होती है। जो समय मुझे 5 मिनट दिखता है ना, वो गतिक अवस्था में मुझे ना 5-6 मिनट दिख रहा है। तो घड़ी क्या गलत समय बताती ना? स्थिर अवस्था में 5 मिनट में दिख रहा है कि वो घटना जो घटित हो रही है वो 5 मिनट में घटित हो रही है, मैं स्थिर अवस्था से उसको देख रहा हूं। लेकिन यदि किसी आपेक्षिकीय वेग से गतिशील फ्रेम से देखूं ना तो उस समय मेरी घड़ी में वो 6 मिनट दिखाएगा। घटना तो घटना है ना, 5 मिनट तो 5 मिनट है, लेकिन वो 6 मिनट क्यों दिखा रहा है? इसको पढ़ेंगे हम समय का विस्तार। तो ये अगला टॉपिक हम नेक्स्ट में देखेंगे।